नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन के समय कम्युनिस्ट पार्टी इस वक्त महागठबंधन का हिस्सा है और कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री डी राजा बिहार पहुंचे हुए हैं और बिहार में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर हमें भारत को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो फिर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना पड़ेगा, सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। अब एक तरफ आरएसएस जो है वो अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो दूसरी तरफ आरएसएस को लेकर एक बार फिर जो है वो तीखा हमला बोला है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो कुछ कड़ियां जो है वो जुड़ती हुई नजर आती है। अब कड़ियां कैसे जुड़ती हुई नजर आती है? क्योंकि डी राजा ने सरकार को जो है वो एक जिसको कहे कि एक तरीके से नक्सलियों की बात मानने के लिए जोर दिया है कि सरकार जो है वो नक्सलियों की बातें सुने और नक्सलियों का जो प्रपोजल है उसको स्वीकार करें। अब नक्सलियों का प्रपोजल है क्या? तो नक्सलियों का प्रपोजल है कि सरकार जो अभियान चला रही है, अब अभियान क्या है? तो इस वक्त गृह मंत्रालय द्वारा 2 अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे देश भर में। एक, जब से धारा 370 हटाई गई उसके बाद में आतंकवाद को लेकर कश्मीर में जीरो टॉलरेंस, सेना को पूरी तरीके से छूट देना। और 2022 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी कहे या सरकार कहे, उसको एक बड़ी सफलता हाथ लगी और वो सफलता यह थी कि 2019 से पहले जहां हर मसले पर किसी भी आतंकवादी को पकड़ने के लिए अगर सेना जाती थी तो उसके ऊपर पत्थरबाजी की घटना होती थी, उस सेना के जवानों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे। लेकिन 2022 के बाद अभी तक कश्मीर में घाटी में एक भी बार इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिली। और आतंकवाद की जो समस्या थी, जो एक पूरे देश भर में थी 2014 से पहले, आपको पता ही होगा कि हर पब्लिक पार्क पे, हर हॉस्पिटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जगह जगह लिखा हुआ मिलता था कि लावारिस वस्तु को नहीं छुए क्योंकि बम हो सकता है। और आतंकवादी जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में घुसकर भारत के अलग अलग हिस्सों में बम विस्फोट करते थे, बेगुनाहों की जानें लेते थे। लेकिन अब वो खुद कश्मीर में ही उलझे रहते, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो ये गृह मंत्रालय का एक। और दूसरा अगर आप देखोगे अमित शाह का, तो वो था भारत मंथन। अगर आप देखोगे पिछले साल का, या हम कहें कि भारत मंथन इस साल भी जो हुआ, तो अमित शाह का एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ये है कि गृह मंत्रालय और अमित शाह जिस तरीके से एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक भारत को इस लाल आतंक का मतलब जो नक्सलवाद है उससे बिल्कुल मुक्त करार कर दिया जाएगा, नक्सल मुक्त भारत बना दिया जाएगा। अब इसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में घबराहट बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हुई है? क्योंकि इस नक्सलवाद का जो जन्मदाता है वो जन्मदाता कम्युनिस्ट सोच है, कम्युनिस्ट पार्टी है। कैसे है? अगर हमें इसको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा, बहाना जो है वो किसानों को लेकर है। लेकिन अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी का या कम्युनिस्ट सोच का इतिहास देखोगे, क्योंकि कम्युनिस्ट ये दावा करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उनका बड़ा रोल था। लेकिन सच्चाई यह है कि कम्युनिस्ट ही वो कौम थी जो अंग्रेजों के लिए जासूसी का काम करती थी। और कैसे, अगर इसको आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा, अगर हम बात करते हैं कम्युनिस्ट की 1900, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि किसानों के हक की लड़ाई जो है वो कम्युनिस्टों ने लड़ी है, तो भारत में जिस तरीके से कम्युनिस्टों का उदय हुआ उसको वो 19वीं सदी की, हम कहें कि 1900 के बाद हुआ। लेकिन इतिहास में सच्चाई यह है कि पिछले 100 सालों में, मतलब 1800 से लेकर 1900 तक, या मैं कहूं कि 1800 के बाद में लगभग 110 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें किसानों ने हिंसक आंदोलन किए। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो फिर उसमें कम्युनिस्ट की सोच कहां से आ गई?
और जब ये कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि इन्होंने किया, तो ये लोग तो 1920 और 1922 में अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ थे। लेकिन जब असहयोग आंदोलन फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, तो उसके बाद में कम्युनिस्टों ने 1925 में, क्योंकि 1925 में दशहरे के दिन आरएसएस की स्थापना हुई और 1925 में ही भारत में जो है वो इस तरीके से कम्युनिस्टों का उदय हुआ, जिनका उद्देश्य क्या था? किसानों के आड़ में सशस्त्र विद्रोह करना। आज भी अगर आप कम्युनिस्टों की बात करोगे तो कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि उनका काम है भूमि सुधार के लिए, जिसको सोपान कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको समझोगे कि जो भूमि से भूमिहीन है, जो वंचित है, क्योंकि स्थिति जो है वो अलग थी, और वो विद्रोह जो है वो 1783 से लगातार चलते आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्टों के इस उदय के बाद में लेनिन और जिसको हम कहें कि मार्क्सवादी सोच उसके बाद में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। और 1947 में जब देश आजाद हो गया, तो देश आजाद होने के बाद में 1951 में नक्सल, ये जो जिसको हम कहें कि कम्युनिस्ट है, वो इस सोच से पीछे हट गए और इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता कर लिया। ये जो है वो इतिहास की सच्चाई है। लेकिन उसके बाद में 1962 में भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ, तो कम्युनिस्टों की सोच जो है वो ये है, अगर आप देखोगे तो हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई ये कम्युनिस्टों की सोच नहीं है, ये हिंदू संस्कृति की सोच थी। कम्युनिस्टों की सोच ये थी आजादी के बाद में कि चीन का चेयरपर्सन जो है वो ही भारत का चेयरपर्सन है, वो भारत का नहीं, कम्युनिस्टों का भी चेयरपर्सन है। मतलब ये तवज्जो देते थे चीन को। और वो वाकया तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से कम्युनिस्ट जो है वो चीनी सेना के स्वागत के लिए तैयार खड़े रहते थे। तो एक बार फिर जो है वो बूस्ट मिला 1962 में, जब भारत चीन से युद्ध हार गया। उसके बाद 1965 में कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वो स्थापना की गई, और उस वक्त जेल से बाहर आए थे एक मजूमदार और दूसरा कान्हू सान्याल। 1967 में किसानों ने एक विद्रोह किया। उस विद्रोह में आग लगाने का काम जो है वो चिंगारी भड़काने का काम किया, क्योंकि किसान विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह में कन्वर्ट किया गया, बदल दिया गया इन दोनों लोगों की वजह से। और उस विद्रोह में इसीलिए नक्सलवाद का फादर जो है वो बोला जाता है चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल को। पश्चिमी बंगाल सिलीगुड़ी जिला, उसमें नक्सलबाड़ी एक गांव, वहां से यह विद्रोह शुरू होता है, इसलिए इसको नक्सलवाद नाम दिया गया। और धीरे धीरे इस नक्सलवाद की पहुंच जो है वो 12 राज्यों में लगभग 220 जिलों तक पहुंच गई। अब इसमें बदलाव क्या हुए? आप 1971 देख लीजिए, फिर उसके बाद में 1975 की कहानी देख लीजिए। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सेकुलर वर्ल्ड की जो वकालत करने वाली थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ही थी, इस वजह से 1975 में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ही चालाकी के साथ इन लोगों की बात मानकर सेकुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में डाल दिया, और आज हम लोगों को उसकी जो है वो जन्म गुट्टी पिलाई जाती है। और उसके बाद में भी आप देखिए, पश्चिमी बंगाल में अगर आप देखोगे तो पश्चिमी बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगभग 34 साल के आसपास जो है वो शासन किया। आज पश्चिमी बंगाल के हालात क्या है? पूरे तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो गई, सारे शैक्षणिक संस्थानों को इन्होंने बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में जो है वो इन्होंने कब्जा कर लिया, एक विचारधारा फैलाई। और उस विचारधारा का परिणाम यह है कि आज हम लोग जब ये बात करते हैं कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा, वो उसी सोच से निकल कर आते हैं, जिसको चाहे आप टुकड़े टुकड़े गैंग कहिए, चाहे कोई भी। ये कम्युनिस्टों की सोच है। क्योंकि अगर आप आज के संदर्भ में देखते हैं तो कन्हैया कुमार को उठाकर देखिए, कन्हैया कुमार किस सोच से प्रेरित था? कम्युनिस्ट सोच से। इसीलिए कन्हैया कुमार ने टुकड़े टुकड़े जो है वो गैंग के साथ मिलकर जो नारे लगाए, और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने कन्हैया कुमार को अपने टिकट पर चुनाव लड़ाया बेगूसराय से। ये तो बाद में जाके जो है वो कांग्रेस पार्टी में चले गए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट जो सोच है वो एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो है वो चलती है। और कांग्रेस पार्टी यहीं तक नहीं रुकी,
कम्युनिस्टों का प्रभाव कांग्रेस पार्टी में इतना मजबूत हो गया, आज हम लोग बात करते हैं कि राहुल गांधी के चारों तरफ जो है वो कम्युनिस्ट बैठे हैं, फिर चाहे वो जयराम रमेश हो या फिर केसी वेणुगोपाल की सोच हो। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां डोकलाम में भारतीय सेना की झड़प चीनी सेना से हो रही थी, तब राहुल गांधी चीनी राजदूत के साथ बैठकर एक एमओयू साइन कर रहे थे। किस हैसियत से कर रहे थे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार नहीं, राहुल गांधी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्टों की सोच क्या है। और जहां कम्युनिस्ट पार्टी जहां जहां जिस देश में है, वहां पर आज ये लोग भारत में ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जिन देशों में है, चाहे चाइना हो, रसिया हो, क्या वहां पर लोकतंत्र है या फिर एक ही पार्टी का शासन है? और दूसरा, क्या वहां पर संविधान को मान्यता है? क्या वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस है? बिल्कुल नहीं है। कोविड में आपने देखा ही था चीनियों ने जो है वो क्या किया। तो फिर नक्सलियों को जिंदा रखने के लिए जब ये लोग, क्योंकि इस वक्त नक्सलवाद जो है वो बहुत छोटी सी जगह पे, क्योंकि मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ जो है वो बिल्कुल 3 जो है वो बड़े नक्सली अभी बचे हैं, जिनमें से भी शायद एक का एनकाउंटर और हो गया, तो अब बड़ी कम संख्या में बचे हैं। तो अब इनका प्रभाव जो है वो 10 जिलों के आसपास रहा है। तो 220 से 10 जिलों पर लाने का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा अमित शाह को जाता है। एक के बाद एक जो है वो नक्सली मारे जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि नक्सली जो सोच है, जिस नक्सलवाद का उदय किसानों के हित के लिए हुआ, उस नक्सलवाद धीरे धीरे रास्ता भटककर आपराधिक मामलों में, क्योंकि अब इन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। तो आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां पर नक्सली जो है वो ग्रामीणों को लूटते थे, वहां गांव वालों को अपनी रक्षा के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से जो है वो सलवा जुडूम स्टार्ट किया गया। जो नौजवान लड़के थे उनको बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी गई, उनको प्रशिक्षण दिया गया ताकि नक्सली हमले में वो गांव की रक्षा कर सके। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी जो इस सोच से आते हैं, जो नक्सली सोच के जो है वो एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के वो जो है वो कैंडिडेट थे, तो उन्होंने जो आदेश दिया नक्सलियों के फेवर में, सलवा जुडूम को बंद करना पड़ा। और उसका परिणाम यह हुआ कि नक्सलियों ने 36 ऐसे लड़कों को जो है वो गर्दन काटकर मौत के घाट उतार दिया। यह है नक्सलियों की सोच। नक्सलियों की सोच है पुलिस के ऊपर, पुलिस टीम के ऊपर जो है वो हमला करना और देश की सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करना। एक के बाद एक जो है वो बड़ी घटनाएं, बड़ी घटना, इससे भी बड़ी घटना अगर आप देखोगे तो किस तरीके से यह देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो आपको समझना चाहिए भीमा कोरेगांव की जो घटना हुई। जिन लोगों को पकड़ा गया, जिनका एनकाउंटर किया गया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे और उनके साथ खड़ी है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो खुद खत्म होने के कगार पर है, खुद जो है वो आइसोलेशन में, या मैं कहूं कि वेंटिलेटर पे है, कब दम तोड़ दे, कब उसकी ऑक्सीजन की पाइप जो है वो फट जाए, उसको खुद पता नहीं है। और वो जो है वो इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करना या सत्ता से बाहर करना चाहती है। तो आप सोचकर देखिए इसकी मंशा क्या है। और फिर इसी नक्सल वर्ड से जो है वो एक वर्ड और निकल कर आया, अर्बन नक्सल, जिसके हम पढ़े लिखे लोग जो है वो शिकार है। जो चारू मजमदार था उसने मौत से को पढ़ा और माओवाद से का वो जो है वो फॉलोवर था, इसलिए माओवाद शब्द आया। तो इनकी विचारधारा आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि ये विचारधारा आई कहां से है। और आज की स्थिति में जिस तरीके से आतंकवाद एक बड़ी समस्या थी, उससे भी बड़ी समस्या थी, क्योंकि आतंकवाद बॉर्डर पार से था, तो उससे आप बॉर्डर पर लड़ सकते हो। लेकिन नक्सलवाद जो है वो आप एक तरीके से अगर हम देखें तो गृह युद्ध की स्थिति के जैसे है, जिसमें आपको अपने ही लोगों से लड़ना है। इसलिए अमित शाह ने कहा था कि नक्सलवाद को खत्म करने के साथ साथ इस विचारधारा से भी हमें लड़ना पड़ेगा। तो कृषि सुधार से जो शुरू हुआ, वो आप देखिए कि जो लोग सामाजिक जो है वो समानता की बात करते थे, अब वो जो है
वो एक तरीके से आतंक में डूबे हुए थे। और यह है नक्सलवाद की कहानी। और जब लोग ये कहते हैं कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी को सीज फायर की जरूरत क्यों है, क्यों वो ये कह रहे हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को कार्रवाई को रोक देना चाहिए, तो इसलिए रोक देना चाहिए ताकि इनको मौका मिले दोबारा तैयारी करने का। तो इस वक्त नक्सलवाद की दो समस्याएं, एक नक्सलवादी और एक अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल में आपने देखा ऐसे लोग, ऐसे पत्रकार, ऐसे बुद्धिजीवी, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, तीस्ता सीतलवाड़ हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जजों का पैनल हो, या फिर वकीलों का पैनल हो, जो इसको प्रभावित करते हैं, तो वो सब लोग जो है वो इसी कैटेगरी में आते हैं और वो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा को जो है वो खतरे में डाल देते हैं। आज भी ये लोग जो है वो चाइना के साथ खड़े दिखाई देंगे या आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई देंगे, और अगर समस्या है तो फिर ये बीच में जो है वो मानवाधिकार आयोग को भी लेकर आ जाएंगे। तो नक्सलवाद जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी दम तोड़ती जा रही है, ठीक उसी तरीके से नक्सलवाद इस वक्त जो है वो दम तोड़ता हुआ जा रहा है। एकमात्र अगर आप देखोगे तो स्टेट बचा है केरला, इसके अलावा कम्युनिस्टों का वर्चस्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो आप देखिए नक्सलवाद, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है वो उसी तरीके से जैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाने लग जाएगी। तो यह है भारत में नक्सलवाद और सीपीआई का नक्सलियों से प्रेम, और फिर उनके बड़े भाई की भूमिका में, सगे भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी, जो इनको लगातार जो है वो बचाने का प्रयास कर रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।